नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने वहां पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें कि निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए और केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। वहीं मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल भी जाना और उनकी हर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए और उन्होंने श्रमिकों से वार्ता कर निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं को भी जाना और सीएम ने मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे, निर्माणाधीन सामग्री को हटाए जाने के निर्देश भी दिए और उन्होंने बर्फ पिघलने के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। और वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और साथ ही बरसात के दौरान यात्रियों की सुविधा अनुसार ड्रेनेज सिस्टम को भी विकसित किया जाएगा। और वहीं यह भी बताया गया कि वर्तमान में केदारनाथ धाम के निर्माण के लिए करीब 700 श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर धाम में हो रहे निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा संबंधित तैयारियों का स्थल निरीक्षण किया है। और वहीं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। और वहीं केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल भी जाना और उनकी हर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए और उन्होंने श्रमिकों से वार्ता कर निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं को भी जाना और उनके अहम योगदान के लिए उनका धन्यवाद भी किया। और पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे, निर्माणाधीन सामग्री को हटाए जाने के निर्देश दिए और उन्होंने बर्फ पिघलने के साथ इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। और वहीं आपको बता दें कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और साथ ही बरसात के दौरान यात्रियों की सुविधा अनुसार ड्रेनेज सिस्टम को भी विकसित किया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन कार्य के लिए करीब 700 श्रमिक कार्यरत हैं और उन्होंने बताया कि केदार घाटी में ब्रह्मा कमल वाटर पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट नैनीताल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 4 नवनिर्वाचित विधायकों से उनका चुनाव निरस्त करने को लेकर दायर याचिकाओं पर जवाब पेश करने को कहा है। और वहीं ऋषिकेश, मंगलोर और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्रों से पराजित उम्मीदवारों को भी जवाब दाखिल करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। और याचिका दायर करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने अंसारी पर शपथ पत्र में तथ्य छुपाने, संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देने और पत्नी की आय और इनकम टैक्स का ब्यौरा गलत पेश करने का आरोप लगाया और अंसारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गलत बताए गए। देवकी कला लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने उमेश कुमार पर शपथ पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया और याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उन्होंने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र में दी और उन पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया गया। वहीं चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से इस बार होटल और रेस्टोरेंट संचालक सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे और इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को निर्देश भी दिया और उन्होंने कहा कि यात्री होटल के बिल पर जीएसटी का भुगतान करते हैं और ऐसे में अलग से सर्विस चार्ज लिया जाना गलत है। और ये भी कहा कि यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों से होटल और रेस्टोरेंट अनावश्यक पैसा न वसूलें। बस चालकों और अन्य परिवहन कारोबारियों को भी उन्होंने हिदायत दी कि सैलानियों से अधिक किराया न वसूला जाए और उन्होंने इसके लिए पुलिस विभाग को हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा और जिस पर यात्री शिकायत कर सके और उन्होंने यात्रा के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखने और अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए।
और इस पर थराली से आए निकाय के अफसरों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर मीट की एक दुकान बहुत पहले से है और इस पर मंत्री ने कहा कि मुख्य यात्रा मार्ग की इस दुकान को बंद कराया जाए या ढक दिया जाए और साथ ही उन्होंने देहरादून के डीएम को निर्देश दिए कि रायवाला में मुख्य सड़क की मीट की दुकान को बंद कराया जाए या फिर ढका दिया जाए। और वहीं वातावरण में नमी और ठंडी हवाओं के चलते सोमवार को उत्तराखंड में जंगलों की आग पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है और सोमवार को राज्य भर में 22 घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले सोमवार को 117 घटनाएं हुई थी और इस सीजन का रिकॉर्ड भी था। और इस सोमवार को 12 घंटे में 47 हेक्टेयर जंगल जले और इसके साथ ही अब तक 1618 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं और कुमाऊं वन प्रभाग 84 रेंज की आग गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज में भी पहुंच चुकी है और वहीं 5 दिनों से ये आग फैली हुई है, लेकिन विभाग अब तक आग नहीं बुझा पाए और ग्रामीणों का कहना है कि विभाग अग्निशमन को लेकर कतई गंभीर नहीं है। और उधर सिविल स्वयं सुयंसी रेंज के तहत आने वाले ककोड़ा, बदाड़ू, रेखाड़ू और डोबिया घाट के सिविल जंगलों में भी आग धधक रही है और सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानपाल, शिव सिंह, मुकेश सिंह आदि ने बताया कि जंगलों में गुरुवार से आग लगी थी और लेकिन विभाग समय पर नहीं पहुंच पाया, जिससे अब आग बेकाबू हो रही और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि विभाग के पास आग बुझाने की पर्याप्त संसाधन तक नहीं है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो गई। जंगलों से होते हुए आग अब रिहायशी इलाकों में रुख करने लगी और उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के 6 रेंज के जंगल लगातार धधक रहे हैं और सबसे ज्यादा गनखेत रेंज, बैजनाथ रेंज और धर्मगढ़ रेंज और पिंडारी के जंगल आग की चपेट में। और गनखेत वन रेंज की आग रिहायशी इलाके में पहुंच गई है, जहां 12 गौशाला सहित सैकड़ों घास के ढेर जलकर खाक हो गए और मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन सहित वन विभाग लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटा है और आग से ग्रामीणों को काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। और उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है और वहीं बड़ौग के बाद अब कंदा घाट, कैथली घाट, कनऊ के जंगल धो धो कर जल रहे और कई किलोमीटर तक आग की लपटें ही लपटें नजर आ रही और आसमान में चारों ओर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है और पिछले 3 दिनों के दौरान ही 200 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं और हरे भरे जंगल जलकर राख हो गए और इससे करोड़ों रुपए की वन संपदा और वन जीवों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। और हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य के पृथ्वीपुरा बालाकेटा गांव के जंगल के पहाड़ों में भी 28 मार्च को आग लग गई थी और कुछ ही वक्त में आग देखते ही देखते कई किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई और आग लगने की जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से 8 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। और वहीं ऋषिकेश के आबकारी विभाग की टीम ने एक कार से 14 पेटी देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं वाहन को सीज कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया। और वहीं आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम को सोमवार दोपहर सूचना मिली कि चंद्रेश्वर नगर में एक वाहन में शराब सप्लाई की जानी है और टीम ने तत्काल चंद्रेश्वर नगर में छापामारी कर वाहन से देशी शराब की खेप बरामद की और वहीं बताया कि आरोपी चालक की पहचान कमल सिंह के बेटे रतन सिंह के रूप में हुई और वाहन को सीज किया गया, जबकि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया और आबकारी टीम में सिपाही अर्जुन सिंह, रीना, दीपा लोग शामिल रहे। वही एसीसी, अंबुजा समेत अन्य कंपनियों ने इस साल जनवरी में प्रति बैग 10 रुपए की वृद्धि की और 4 महीने बाद अचानक 60 रुपए तक कीमतें बढ़ा दी गई और जनवरी में 450 से 460 रुपए प्रति बैग सीमेंट बिक रहा था और 4 महीने के स्थिर रहने के बाद 6 दिनों में दाम 510 रुपए पहुंच गए। और वहीं चूना भट्टा स्थित यादव ट्रेडर्स के आशुतोष और जोगीवाला स्थित शुभम सीमेंट स्टोर के कमल कुमार ने बताया कि सीमेंट के दाम 510 रुपए प्रति बैग पहुंच गए और वहीं शहर के आउटर में सीमेंट 10 रुपए और महंगा है। और वहीं झोड़ी स्थित भट्ट सीमेंट सेंटर के संचालक अनुराग भट्ट ने बताया कि सीमेंट 500 रुपए
520 रुपए बिक रहा है। और देहरादून के कुछ कारोबारियों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण सीमेंट के दाम बढ़े और किसी का कहना है कि कच्चा सामान और माल भाड़ा महंगा होने के कारण ये दाम बढ़े और कोई इसे यूक्रेन संकट से जोड़कर बता रहा है। और वहीं कारोबारी अनुराग भट्ट ने बताया कि भगवानपुर से देहरादून में सीमेंट की सप्लाई होती है और भगवानपुर में बिजली संकट और माल भाड़ा का किराया महंगा होने के कारण दामों में इजाफा आया। और यादव ट्रेडर्स के आशुतोष ने भी बताया कि कारण को लेकर कि बाजार में तरह तरह की चर्चा है, कोई यूक्रेन कारण तो कोई डीजल महंगा होने के कारण दाम बढ़ने की बात बोल रहा है। और सीमेंट विक्रेता कमल कुमार ने दावा किया है कि अगले 2 दिनों में सीमेंट के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और दाम बढ़ने के कारण सप्लाई में भी असर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए गए। वहीं पुलिस के मुताबिक सभी लोग एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद घर लौट रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि प्रेमलाल टमटा ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा पौड़ी जिले के चाकसी सैंड के पास हुआ। कुछ लोग पिकअप में सवार होकर एक शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। और वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक मौके पर चीख पुकार मच गई और लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि घायलों को पबाऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से 2 गंभीर घायलों को पौड़ी के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया गया। और सीओ ने बताया कि मृतकों की पहचान अंकित कुमार, हयात सिंह, मेहरबान सिंह, दावड़े अंबिका और कुमारी मोनिका के रूप में हुई है और यह हादसा सियोली गांव में हुआ है। वहीं भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में गत शनिवार हुए बवाल के बाद सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं और गांव के बुजुर्ग का कहना है कि दशकों से गांव समेत आसपास के क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और क्षेत्र को किसी की बुरी नजर लगी, जिस कारण क्षेत्र में इस तरह की घटना घटित हुई है और सभी धर्मों के लोग अब फिर से सौहार्द के साथ रहने की कस्में खाने लगे और इस कारण क्षेत्र में धीरे धीरे भाईचारे की मिसाल दी जाने लगी। और करीब 1 हफ्ते पहले भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया और एक पक्ष की ओर से पथराव किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया और साथ ही आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई है। और घटना के बाद गांव समेत आसपास के क्षेत्र की फिजा अचानक खराब हो गई थी और दोनों समुदाय के बुजुर्गों ने अपने दशकों का अनुभव दूसरे धर्म के बुजुर्ग के साथ साझा किया तो फिर से सौहार्द का माहौल बनने लगा। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई दशकों से गांव में दोनों समुदाय के लोग मेल मिलाप के साथ निवास करते आ रहे हैं और कभी उनके गांव या आसपास में इस तरह की घटना नहीं घटी। और डाडा जलालपुर के बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति के चेयरमैन ग्रामीण सूर्यकांत सैनी का कहना है कि अब धीरे धीरे गांव में सौहार्द का माहौल बनने लगा। जिस तरह से वो दशकों से मिलजुल कर रहते आए हैं, आगे भी इस तरह भाईचारे के साथ रहना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में माहौल खराब करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।